नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और हम अपने वादे के मुताबिक आपके लिए मंडे से मैथ्स की क्लास, ठीक है। मैथ्स की क्लास में हम पढ़ रहे हैं समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं हम? समीकरण। और समीकरण में हम एक चरी रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा वो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, ये होती है। अब दो इक्वेशन होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर एक समीकरण होती है ax प्लस बी वाई बराबर सी। ठीक, ax प्लस, यहां पर चर कितने आ चुके हैं? दो, x और y। ये पूरा चैप्टर क्लास 9th और 10th में है। हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये a1, b1 और c1 क्या है? ये a1, b1 और c1 है, ये चर है, ये अचर है। और एक और समीकरण होगी a2x प्लस b2y बराबर c2। अगर हम कहें तो अगर समीकरण में एक चर है, अगर कोई समीकरण में एक चर है तो उसको हल करने के लिए कितने समीकरण की आवश्यकता होती है? एक समीकरण। इफ वेरिएबल्स आर टू, अगर चरों की संख्या दो हो तो वी नीड टू इक्वेशंस फॉर सॉल्यूशन, यानी हमें हल के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो एक चर वाली रैखिक समीकरण में हमें एक समीकरण की जरूरत थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें दो समीकरणों की जरूरत है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए एक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए दो समीकरण चाहिए। ठीक है, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ते हैं। इसकी विधियों की बात करते हैं, इसकी हल की विधियां। तो हल की जो विधि होती है, सबसे पहले होती है आलेखी विधि। कौन सी विधि होती है? आलेखी विधि। केवल नाम लिखेंगे इस आलेखी का, क्यों? क्योंकि इस विधि के बारे में जो बात करेंगे हम, आलेखी विधि के बारे में, ये आलेखी विधि जो आपकी होती है, ये जो इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। ठीक, और ये हमारे नाइन्थ और 10th में होती है। और नाइन्थ और 10th में जो विधि है उसके कारण ये ग्राफ में होती है, तो ग्राफ का हमारे जीवन में कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आलेखी विधि। चलिए, तो अब यहां पे आलेखी विधि जो है वो हमारे कोर्स में कब कहां पे है? 10th में है, और हमारे कोई काम की नहीं है। उसके बाद होती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि होती है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद होती है एक और होती है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं विलोपन। और एक और होती है वज्र गुणन विधि, जिसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास चार विधियां होती है, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी जिसको विलोपन विधि बोलते हैं, और एक और वज्र गुणन विधि होती है। तो इस प्रकार से ये विधि हमारे कोई काम की नहीं है। ये और ये तीन विधियां होती हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ये जरूरत केवल ये नहीं है, आप जब नावधारा के क्वेश्चंस करते हैं, जब आप उम्र के क्वेश्चंस करते हैं, या बहुत बड़े क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, तो इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने समीकरण की आवश्यकता होती है? दो समीकरण की आवश्यकता होती है। उसको हल करने के लिए हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी एक सवाल को लेके हम चलते हैं, और उस एक सवाल से प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन और वज्र गुणन विधि, तीनों से विधि से हम सोल्व करते हैं। आज मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा, ठीक है, और 4 सवाल के बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कुछ नहीं है, बस ये थ्योरी वरी तो सिंपल सी रहती है। चलिए
हम बात करते हैं अब इसकी, चलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण का एक सवाल लेते हैं, उस सवाल को हम सोल्व करते हैं। चलिए अब सवाल लेते हैं हम, यहाँ पे है 2x + y = 5। ये पहला नंबर का सवाल है, 2x + y = 5। और इक्वेशन एक और है 3x - 2y = 8। 3x - 2y = 8, ये इक्वेशन है। ठीक है, 3x + 2y = 8। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसको सवाल को सोल्व करते हैं हम आपके बारे में। ठीक है, तो अब इस सवाल प्रकार को सोल्व करना है तो कितनी विधियां हैं इसको सोल्व करने की? 3 विधियां हैं। उन तीनों विधियों से इन सवाल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रतिस्थापन विधि, यहाँ लेंगे विलोपन विधि और यहाँ लेंगे हम वज्र गुणन विधि। अगर हम बात करें प्रतिस्थापन विधि की, है ना, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट करना। तो इस पहली समीकरण से लेट द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, माना कि ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव टू टेक ए वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, यानी आपको यहां से किसी भी एक चर की मान लेना है, फॉर एग्जाम्पल x और y। ठीक है, तो यू हैव टू टेक मतलब आपको यहां से x और y की वैल्यू लेना है। तो इक्वेशन 1 से आप क्या लेंगे, माना कि y की वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2x। ठीक, और इस वैल्यू को 2 में पुट करने पर, 2 में रखने पर ये होती है। तो इस वैल्यू को 2 में रखने पर, उसमें जिससे निकाला उसमें नहीं, इसको दूसरे में रखने पर, तो रखो 3x + 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 - 2x = 8। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जब हम किसी पहली समीकरण से x की या y की वैल्यू दूसरी समीकरण में रखेंगे तो दूसरी समीकरण केवल एक ही चर में हो जाएगी, या तो वो x में हो जाएगी या y में हो जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x + 5 दूनी 10 - 4x = 8। 4x में से 3x गया तो कितना बचा -x, और 8 में से 10 उधर जाएंगे तो -2, माइनस से माइनस कटा तो x बराबर कितना आया 2। ध्यान रखिएगा, अब x बराबर 2 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यानी आप x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर भी उत्तर आ जाएगा y का, समीकरण नंबर 2 में भी रखने पर आ जाएगा और समीकरण नंबर 3 में भी रखने वाला है। तो समीकरण नंबर 1 में रखो, देखो x की वैल्यू, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचा y बराबर 1। अगर आपको यहाँ रखना हो तो यहाँ रखो, x की वैल्यू रखेंगे तो 3 दूना 6, 8 में से 6 गए तो 2 और 2/2, y बराबर 1। आपको नहीं इच्छा हो रही है कि सर मेरे को 3 में रखना है तो 3 में रखो, x की वैल्यू कितनी रखी है आपने 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1, यानी दोनों सभी कंडीशन में y बराबर कितना होगा 1। ठीक है, तो ये आपकी होती है प्रतिस्थापन विधि। कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा, अपने को सारे रास्ते पता होना चाहिए साहब। कोरोना जैसे कर्फ्यू फैल गया तो फिर अपने को क्या होता है, कभी कभी क्या होता है विषम परिस्थितियों में हमें दूसरी विधियां भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के लिए हम बात करते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन। अब विलोपन में यहाँ पे क्या है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है विलोप, विलोप का मतलब होता है गायब करना, किसी चीज को हटा देना। तो इसमें से किसी एक चर को हटा देना। अब एक चर को हटाने का मतलब होता है उसके पहले गुणांक बराबर करना। गुणांक का मतलब होता है, देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको, x की जो पास में बैठा हुआ उसको 2, इसको बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। y के गुणांक कितना है +1, यहाँ पे y का गुणांक कितना है +2, इस x का गुणांक कितना है +3, तो ये कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर करें, x के गुणांक अगर बराबर करें और उसको विलोप कर दें तो y की वैल्यू निकल आ जाएगी, और y के गुणांक बराबर करें, y के गुणांक बराबर करें और उसके बाद x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर किसी की भी वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देखो थोड़ी देर के लिए गुणांक बराबर करने के लिए क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, यानी जैसे कि
x के गुणांक बराबर करना है ना, तो 2 और 3 के इनके ध्यान रखिएगा गुणांकों का लघुत्तम लेने पर क्या लेते हैं, ध्यान रखिएगा गुणांकों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, गुणांकों का एलसीएम लेने पर। अब गुणांकों का एलसीएम का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या इस प्रकार से जैसे x का गुणांक बराबर करना है तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो दोनों के गुणांक 6 बना दो। y के गुणांक बराबर करना है तो y के गुणांक कितने हैं, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो इन दोनों के गुणांक बराबर कर लो। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे x के गुणांक बराबर करने पर थोड़ी देर के लिए बराबर, तो आपको पता है 2 व 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, यानी ऊपर भी 6 बनाना नीचे भी 6 बनाना। तो ऊपर 6 कब बनेगा, जब कितने का गुणा होगा 3 का, तो 3 का गुणा इस समीकरण में कर दीजिए 2x + y = 5। यही सबसे प्यारी विधि होती है और इसी से करते हैं। वो तो क्या है आपको यहाँ बता रहा तो ठीक है, नहीं तो फटफट यहाँ पे गुणा ही करते हैं। उसके बाद इस 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का गुणा इधर यहाँ करेंगे और ये हो जाएगा 3x + 2y = 8। अब इस पूरी समीकरण में करें तो कितना होगा 6x + y = 3 का, ठीक है भाई 3 का गुणा इधर कर रहे हैं तो 3 का गुणा तो उधर भी तो होगा, तो 5 कितना होगा 15। उसके बाद यहाँ पे 2 तिया 6x + 2 दूनी 4y और 8 दूनी 16। अब देखो, अब जिनके गुणांक बराबर किए उनको काटना है, तो काटने के लिए क्या होता है, उनके चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या होता है दोनों को घटाने पर, यानी दोनों समीकरण को घटाने पर, तो घटाने पर होगा तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया। ये 4x में से y गया तो कितना बचा भाई -4y बचा। सॉरी यहाँ पे आपने समीकरण में किया तो यहाँ पे ये 3y भी होना चाहिए ना, ये -4y में से 3y गया तो क्या बचा -y, -16 में से 15 गया तो -1, y से y कटा तो y बराबर कितना आ गया 1, जो कि यहाँ आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है y बराबर 1। अब ध्यान रखिएगा y बराबर 1 आ चुका है, तो y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो। y की वैल्यू यहाँ रख दिए तो 5 में से 1 गया तो 4, तो x बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ से भी आ सकता है। या ध्यान रखिएगा किसी भी एक वैल्यू को उसकी विधि से निकालिए। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, इस प्रकार के समीकरणों में किसी भी, हम बहुत सारे सवाल करेंगे, चिंता मत करिए इसके। अभी तो 4 सवाल तो मैं आज करवाऊंगा और उसके बाद इसके सारे टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा, यहां पर आपने क्या पढ़ा कि जो मैंने सवाल करवाए उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से किसी x से y की वैल्यू निकाल दो और उसके बाद उस वैल्यू को उस समीकरण में रख दो, दूसरी वैल्यू निकल आती है। विलोपन विधि से x और y की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद उसको फिर किसी और समीकरण में रखो तो दूसरी वैल्यू निकल आती है। अब आते हैं वज्र गुणन की तरफ। वज्र गुणन ही करना है। देखो परीक्षा में इस विधि का उपयोग कम करेंगे, इस विधि का करेंगे और सबसे ज़्यादा इस विधि का करेंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद वज्र गुणन में क्या करते हैं, देखो ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा 10वीं की तरफ नहीं खींचूंगा, मैं डायरेक्ट उत्तर की तरफ खींचूंगा आपको। और 3x + 2y = 8। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, वज्र गुणन में हमेशा x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, x की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, हमेशा x की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू तो हम कब निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकाल के y में रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, x की वैल्यू आएगी अंश बटे हर के रूप में। किस रूप में आएगी, अंश बटे हर के रूप में। तो ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले लिखेंगे अपन हर। जब भी आपको हर लिखना हो तो ध्यान रखिएगा 2 दूनी 4, हमेशा देखो यहां पे साइन भी लेना है, 2 दूनी 4, देखो इसका ऐसा गुणा, यानी यहां पे यूं कहें तो आप ऐसा होता है 2। देखो इनकी अगर गुणांक की बात करें तो यहां पे गुणांक कितना है, 2 + 1 + 2 + 5, और यहां पे बात करें तो +3 +2 और +8। तो जब भी बात करें तो x की, तो यहां पे 2 1 3 2, इसका गुणा इधर और उसके बाद इसका गुणा इधर और बीच में माइनस। हमेशा ध्यान रखना ऐसा ही करना, और सबसे पहले किसको करना, इधर को करना। ठीक, यह हो गई x का हर आएगा। अरे बहुत फास्ट होता है ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कहीं किसी फार्मूले में नहीं उलझा रहा हूं मैं आपको, b1 b2 b2 c2 ने ऐसा कुछ नहीं करना आपने को। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना आपने को, हर में क्या करना, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बटे में 1 आया,
यानी ये बटे में कितना आया 4 माइनस 3, हमेशा ऐसा आएगा। उसके बाद x का अगर अंश निकालना हो तो x को हटा दो, और उसके बाद इसमें पहले गुणा u किया था, अब u करेंगे। 2 5 10, यानी यहां पे ऐसा होता है 1 5 2 8, और पहले गुणा किसका होता है, इसका होता है। तो 5 दूनी 10 और 8, 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2 और 1, आंसर x बराबर 2। सिंपल, x बराबर, जैसे x बराबर 2 आया, यहाँ पे x बराबर 2 और x की वैल्यू 2 आ गई तो किसी एक पहली समीकरण में या दूसरी समीकरण में रखो तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आप यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपको मैंने एक ही सवाल को ये प्रतिस्थापन विधि से, ये विलोपन विधि से और ये वज्रगुणन विधि से पढ़ा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, फिर से समझ लीजिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण में पुट कर दो, ठीक। उसके बाद वो समीकरण क्या हो जाएगी, एक चरी हो जाएगी, और एक चरी रैखिक समीकरण के हमने 45 सवाल हल किए अभी, ठीक। उसके बाद विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करके उसको विलोप कर दो और दूसरे चर को निकल आएगी, ठीक। और तीसरी विधि बिल्कुल सिंपल। अब तीसरी विधि, इसी विधि को अगर एग्जाम में आता है, देखिए फॉर्मेशन ये होना चाहिए 3x + y बराबर 5 होना चाहिए, 3x + 2y बराबर 8 होना चाहिए। अब x की वैल्यू निकालनी है तो अब रख दो, यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस 3, यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 8, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। देखो पहले क्या लिखेंगे, बटे में हर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हर। तो हर लिखने के लिए क्या होता है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, और अंश लिखने के लिए क्या होता है, इसको छुपा दो और यहां से इसका गुणा और यहां से इसका गुणा। समझ में आ रहा है, ये करना है आपको, ये प्रैक्टिस से करना है, ठीक है। भले आप अंश करो तो सबसे पहले अंश करो, तो अंश करने के लिए क्या होता है, x को छुपा दो, x की वैल्यू निकाल लेते x के लिए 5 दूनी 10 माइनस 8 एकम 8 बटे, अब हर निकालना है तो इसको छुपा दो, 2 दूनी 4 माइनस 3, ये हो गया आपका वैल्यू। जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू। अब आप सोचेंगे सर x y की वैल्यू निकालना बता दो, मैं नहीं बताया सर। ध्यान रखिएगा, हमको इतना ज़्यादा उलझना नहीं है, हमें एक वैल्यू निकाल के आगे बढ़ना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। मैंने क्या इस पहले सवाल को आपको तीनों विधियों से बताया, ऐसे मैं 3 सवाल और करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे सवाल में बिल्कुल फास्ट और इनकी प्रैक्टिस करो। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रिवीजन। आपकी अगर कोई भी चीज रिवीजन नहीं हुई तो आपको वो सारी चीज आदि तो है, प्रोसेस आना सफलता नहीं है। दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। दूसरे सवाल में x - 3y बराबर 7, और उसके बाद दूसरा है x - y बराबर 5, x - y बराबर 5। अब इसको हल करना है, x - 3y बराबर 7 और x - y बराबर 5। अब इसको हल करना है। मैं तो कहूँगा कि इसको मैं कैसे गुणनखंड विधि, मैं देखो प्रतिस्थापन से कैसे करता हूँ। प्रतिस्थापन से अगर मुझे करना होगा तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालूंगा। देखिए मैं प्रतिस्थापन से कैसे करता हूँ, ध्यान रखना। समीकरण x से x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 + 3y, तो इस x की जगह लिख दूंगा मैं 7 + 3y माइनस y बराबर 5। 3y में से y गया तो कितना बचा, 2y, और 5 में से 7 गया तो कितना बचा, 5 - 7, तो यहाँ पे बचा 2y बराबर -2, तो y बराबर बचा -1। कितना बचा, y बराबर कितना हो गया, -1। डायरेक्ट आ गया y की वैल्यू, और y की वैल्यू -1 आ चुकी है। y की वैल्यू -1 आ चुकी है, तो यहाँ पे किसको भी रख दो, यहाँ रख दो, -1 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, तो x बराबर कितना हो गया, 4। ये हो गया उत्तर, ये दोनों उत्तर आ चुके। ये किससे है, प्रतिस्थापन से। इसी को मैं विलोपन से करता हूँ। विलोपन से करूंगा तो आपको पता है x के गुणांक ऑलरेडी बराबर है। अगर x के गुणांक ऑलरेडी बराबर है, देखो मैं बताऊं, x के गुणांक ऑलरेडी बराबर है, x - 3y बराबर 7 और x - y बराबर 5। यहाँ पे ये गुणांक बराबर कर दिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। और ये माइनस कितना, माइनस में तो -3y में से 1y गया तो कितना बचा, -2y, ठीक। 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2, तो y बराबर हो गया -1, यह y। और y की वैल्यू फिर समीकरण 1 में रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा उत्तर। ये आपकी क्या होगी, प्रतिस्थापन विधि, ये होगी विलोपन विधि। अब वज्रगुणन विधि के बारे में बात करते हैं। तो वज्रगुणन विधि में क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था, सबसे पहले ऊपर अंश लिख लो। भले अंश में क्या करते हैं आप, क्या करते हैं हम अंश में, सबसे पहले
इसको देखो, ये यहाँ से क्या करते हैं, इसको इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया तो कितना हो गया -7। सबसे पहले हमेशा क्या हो रहा है, x को अगर गुणा करना तो x को छुपा लो और उसके बाद इधर यूं ले जाओ, पहले यूं तो -7 और यहाँ पे 5 और ये माइनस बीच में आएगा तो +5 दिया 15, ठीक। और उसके बाद अंश लिखना है तो कितना होगा, इधर होगा अब ये -1 और माइनस +3, ठीक। अब इसके बाद निकालो, 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8 और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2 चौक 8 बराबर हो गया कितना 4, y बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। ये वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि को मैं एक बार और समझाता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि यही कसम से काम किए। देखिए सबसे पहले लिखना है आपको अंश, अंश लिखना है। देखो x कोई भी वैल्यू होती है वो अंश और हर में होती है। आप सोचोगे 4 तो 4/1 भी तो होती है, तो इस प्रकार से अंश और हर में होती है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी तो x को छुपा लो, x को छुपाने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो 7 में 1 का किया तो कितना हो गया -7, फिर लगाया सूत्र का माइनस, फिर इसका गुणा किधर किया तो 5 दिया 15, ये -15 है तो ये -15। देखो ऐसे मैं पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद हर लिखना है तो हर के लिए अचर पद छुपा दो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इधर होगा। देखिए x के लिए पहले इधर होगा और अंश के लिए हर के लिए किधर होगा, पहले ऐसे होगा। यानी इसका मतलब होता है सबसे पहले इधर होता है और उसके बाद इधर होता है। तो यहाँ पर इसका गुणा इधर के कितना हो जाएगा -1 और फिर माइनस सूत्र का माइनस माइनस ये -3, ठीक। अब कर लो इसको सवाल, -15 माइनस प्लस हो गया, 15 में से 7 गए तो प्लस के 8 या माइनस प्लस 3 में से 1 गया तो बचा 2, तो वही बराबर 4, ठीक। इस सवाल को भी आपने दोनों विधियों से कर लिया। क्या आप समझ पाए पूरी तरह से सवाल को, समझ पाए? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम हमारे, ठीक। कोशिश करना ध्यान से लो, प्रैक्टिस, एक सवाल से प्रैक्टिस नहीं होती साहब, प्रोसेस आती है वो तो। प्रैक्टिस के लिए सर कई बार 100 सवाल तक करना पड़ते हैं। हमारे पास तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं अपन। x + y = 14 और x - y = 4। देखिए जब गुणांक बराबर हो, अब इस विधि को आप सोचोगे वज्र गुणन, मैं काहे का वज्र गुणन, y से y गया, x से x कितना होगा 2, 14 और 4 क्या होगा 18, तो x = 9 उत्तर, और x = 9 तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, 9 और 5 14 हो गया उत्तर, x = 9 और y = 5। अब आप सोचोगे सर इसको वज्र गुणन से नहीं कर रहा, अरे भाई इसीलिए तो आपको 3 विधियां बताई है कि आपको 3 विधियां, 3 रास्ते हैं, परिस्थिति जैसी हो वैसी करेंगे। बिल्कुल आपको पता है कि भाई अपने को जाना है कि तूफान आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, तो आप क्या होता है, भले एक रास्ता शॉर्टकट होगा पर उस पर नहीं जाओगे, किस पे जाओगे आप, एक हाईवे वाले रास्ते पे जाओगे और वहां से चले जाओगे आप, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से चीजें चलना है, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास कितने सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल इबारत वाले। देखिए ध्यान रखिएगा, नाव धारा वाले लगभग सारे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, पर फिर भी हम उसकी शॉर्टकट मेथड अपना के उन चीजों को करते हैं। जैसे कि अब जैसे कि 5 संतरे व 3 सेबों का मूल्य कितना हुआ, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है। उसके बाद हो रहा है 2, 4, 18, यानी 2 संतरे का और 4 सेबों का मूल्य कितना हुआ 28। 2 संतरे का और 4 सेबों का मूल्य कितना हुआ 28। तो 5, 3, 35, 5, 3, 35 और 2, 4, 28। अब ये सवाल हो गया कि नहीं हो गया, माना संतरे की मूल्य x और सेब की मूल्य y, तो समीकरण हो गई 5x + 3y = 35 और 2 संतरे की तो 2x + 4y = 28। ये सवाल हो गया आपके पास। अब आप सोचिए सवाल, सिंपल सा सवाल हो गया कि नहीं हो गया, कितना शानदार सवाल हो गया। तो 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 है। देखिए अब इस सवालों को हल करना, तो यहाँ पे बोलेगा 1 संतरे का मूल्य निकालिए, 1 y का मूल्य निकालिए, तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखिए मैं वज्र गुणन से भी कर सकता हूँ, विलोपन से भी कर सकता हूँ, जो चाहे मेरी इच्छा हो वहाँ से कर सकता हूँ। आपको अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट x की वैल्यू, ये रही x की वैल्यू, x के लिए इसको छुपाइए, 35 दिया। देखो अब एक और चीज़ है, समीकरणों को थोड़ा सरल भी कर लीजिए। देखिए इस समीकरण में देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से 2 निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, ये हो जाएगी x + 2y = 14। हो सकती है कि नहीं हो सकती, भाई 2 कॉमन निकल रहा तो निकाल नहीं सकते क्या, निकाल लेंगे, क्या जा रहा है हमारा, निकाल लिया, ठीक है। अब करो, देखो
अब x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, पहले से इधर गुणा, 35 दूना 70, 14 तिया 42, तो 70 माइनस 42। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, हर लिखना है। तो हर में क्या होगा, इधर को हटा दो, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो 10 माइनस 3। ठीक, अब होता है 14 तिया 42, कितना होगा 28, कितना उत्तर हो रहा है 28, और 10 में से 3 गया कितना बचे 7, 7 चौक 28, तो x बराबर 4। x बराबर 4 मतलब होता है एक संतरे का मूल्य कितना हुआ, एक संतरे का मूल्य बराबर 4 रुपये। अब वो बोला एक सेब का मूल्य कितना हुआ, अरे तो एक सेब का मूल्य निकालने में क्या दिक्कत है, एक सेब का मूल्य यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे रखो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो यहाँ पे रखो, 5 चौक कितना होगा 20, 35 में से 20 गए कितना बचा 15, तो y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो x बराबर 4 और y बराबर 5 संतरे। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस प्रकार से जल्दी करते हैं। देखिए ये 3-4 सवाल करवाए, उन चारों सवाल को आप एक एक सवाल को 5-5 बार करना, 6-6 बार करना, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने की 4 विधियां होती है। ग्राफिकल मेथड जो आलेखी विधि जिसको हमने नहीं करवाया, उसके बाद प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। तो हमारे यहाँ पे तीनों विधियों का अपना अपना एक महत्व है। उनसे मैंने आपको 4 सवाल करवाए और चारों सवाल के ऊपर आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करना, उनको बिना देखा देख करना और कोशिश करना कि ये 10 सेकंड में 20 सेकंड में सवाल हो जाए। एक्स की वैल्यू और वाई निकालने वैल्यू में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब इनके बारे में हम वही क्वेश्चंस देंगे आपको और उसके बाद टेस्ट रहेंगे। तो आपके पास ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।